हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर के लिए। डैट मीन्स ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी, या फिर उस लेक्चर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा हमारे द्वारा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। चूँकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपने हमारा इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो है, जस्ट प्रीवियस वीडियो आपने देख चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ आइज़ के बारे में। ठीक है, कि आँखों में कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाएगा, उस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन बातों को शुरू करने से पहले हमें कुछ डिस्कशन करना होगा, कुछ हमें टर्म्स को समझना होगा, ताकि चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो ध्यान देना है आपको कि पहला हमारा क्या बात है, जो दो बातों पे हमें ध्यान देना है, उनमें से पहला बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रखा हुआ हो, है ना, क्या है, एक ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंट पे हो, थोड़ी दूरी पे हो, तो उससे जो भी रेज आती है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपस में पैरेलल हो जाती है हमारी आँखों तक, है ना। हमारी आँखों तक वो रेज आते आते आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये थोड़ी दूरी पे है, डेट मीन्स मतलब कंपेरेटिवली अच्छा खासा दूरी पे है, तो हम क्या पाएंगे कि ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे अप्रोक्सीमेटली। सेकंड जो बात है हमें ध्यान देने लायक है वो ये बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी नियर बाई में है, यानी कि थोड़ी नज़दीक में है, तो हमारी आंखों तक इनके जो किरणें हैं, डेट मीन्स इनके जो रेज हैं, ये क्या होंगी, थोड़ा डाइवर्जिंग पोजीशन में होंगी, है ना। यानी क्या होगा, ये दोनों ये जो रेज रहेंगे ये आपस में थोड़े बहुत डाइवर्जिंग कंडीशन में रहेंगे। डेट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर है और अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या दूर है, तो उससे जो रेज आएंगे वो आपस में पैरेलल रहेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो जो भी रेज हमारे रहेंगे ये थोड़े डाइवर्जिंग कंडीशन में रहेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकोमोडेशन के बारे में। एकोमोडेशन क्या होता है, तो ये हमें बताता है कि कब हमारा जो आई लेंस होता है वो मोटा टाइप होता है ना, दैट मीन्स शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है, और कब हमारा जो लेंस है, आई लेंस है, वो थोड़ा पतला होता है, यानी कि हैविंग ए लार्जर फोकल लेंथ होता है। बस इसी बारे में हमें बेसिकली डिस्कशन करना रहेगा। तो चलिए इस बात को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या होता है। तो सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे कुछ दूरी पे है, यानी कि इन्फाइनाइट पे है। इन्फाइनाइट मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सूरज या चांद पे ही हमारा ऑब्जेक्ट हो, है ना, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे सपोज दैट इसका फोकल लेंथ बहुत कम है और इसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उस डिस्टेंस को हम लगभग हम इनफाइनाइट रीड कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, यानी काफ़ी हद तक दूर पे रखा हुआ है, तो उससे जो भी रेज आएंगे वो आपस में पैरेलल रहेंगे। इनफाइनाइट पे रहेगा अगर ऑब्जेक्ट, तो क्या रहेगा, उससे जो भी रेज आएंगे वो आपस में पैरेलल रहेंगे। तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे चूंकि आपस में पैरेलल रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये उस केस में ये जो आई लेंस हमारा है ना, ये जो हमारा आई लेंस दिखाई दे रहा है ये रहता है आई लेंस, और ये है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो हिस्सा है इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, और ये है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल जो होता है ये हमारा फैलता है और सिकुड़ता है। ये कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, रिक्वायरमेंट के आधार पे। ये सब बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और सिलियरी मसल्स और आई लेंस को जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा यही है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो होता क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा दूर पे है तो जो पैरेलल रेज आएंगे, है ना, ये जो रेज रहेंगे आपस में पैरेलल रहेंगे, और हमारा जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स से जो जुड़ा हुआ हमारा ये सिलियरी मसल्स है ये थोड़े रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, हमारे रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे, इनमें ज़्यादा भार नहीं होगा। चूँकि रिलैक्स्ड पोजीशन में है तो ये जो आप लेंस देख रहे हो, आई लेंस, ये थोड़ा हमारा पतला होगा। क्या रहेगा, हमारा पतला होगा, है ना, पतला होगा। डेट मीन्स इसका जो फोकल लेंथ रहेगा वो काफ़ी हद तक कुछ हद तक दूर पे रहेगा। और हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकल लेंथ पे बनता है।
है ना, सॉरी फोकस पे बनता है। तो डेट मीन्स अगर कोई यहाँ पे पैरेलल रेज है तो ये आपस में कहाँ पे कट करेगी, फोकस पे कट करेगी। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना के बराबर ही इसका फोकल लेंथ हो जाएगा और इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, हमारा रेटिना पे बनेगा। तो इस कंडीशन में आंखों को बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ती है देखने में। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट जब रहेगा, ठीक है, तो जो हमारा सिलियरी मसल्स है ये काफ़ी रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे, है ना। जो लेंस है वो हमारा मोटा नहीं रहेगा, पतला रहेगा। चूंकि ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है तो लेंस क्या रहेगा, बहुत ही ये भी थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में रहेगा, थोड़ा पतला टाइप रहेगा, है ना, ताकि इसका जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहे, है ना। और ये कहाँ तक फोकल लेंथ रहेगा, तो इसका फोकल लेंथ ये इतना दूरी पर रहेगा ताकि उसका फोकस जो रहे वो हमारा इस स्क्रीन पे, ये जो हमारा पीछे जो हमारा स्क्रीन बना हुआ है, जो हमारा नेचुरल स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मतलब इमेज हमारा बन सके, ठीक है। चलिए अब इस बात को हम आगे की और कुछ डिस्कशन करते हैं, इस बारे में हम लोग और भी डिस्कस करते हैं आगे की ओर। सेकेंड वाली बात क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा नज़दीक में है, तो नज़दीक में है तो क्या होगा कि इससे जो भी रेज आएंगे वो आपस में डाइवर्जिंग रहेंगे। कैसे रहेंगे, आपस में डाइवर्जिंग रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या था कि ये रेज जो थे आपस में पैरेलल थे। इन्हें एक पॉइंट पे लाने के लिए लेंस हमारा पतला भी रहेगा तो काम चलेगा, है ना। लेंस जो हमारा पतला भी रहेगा, डेट मीन्स फोकल लेंथ ज़्यादा भी रहेगा तो काम चलेगा, फोकल लेंथ इसमें ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट नज़दीक है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो भाई आप कुछ भी रखो, है ना, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, फोकल लेंथ जो भी रहे, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस तो हमारा फिक्स ही है कि नहीं। अब रेटिना यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन का काम कर रहा है, रेटिना, ये आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी तो ज़्यादा और कम होगी नहीं, ये तो हमारा फिक्स ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रेज हैं, इन रेज को हमें यहाँ पे कन्वर्ज करके लाना रहता है और इस कंडीशन में रेज को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा। चूंकि रेज को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा एंगल पे मोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सपोज ये एंगल है हमारा डेल्टा, तो इस कंडीशन में डेल्टा का वैल्यू, डेट मीन्स ये जो एंगल है ये काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली इसके। इस कंडीशन में इस डेल्टा का वैल्यू बहुत कम रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमें कम ही मोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में, सेकंड वाले कंडीशन में हमें रेज को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा। डेट मीन्स फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या हो रहा था कि अगर लेंस का पावर कम है तो मतलब लेंस को थोड़ा कम ही पावर चाहिए, लेकिन सेकंड वाले कंडीशन में लेंस को ज़्यादा पावर चाहिए। तो ये होता क्या है कि पावर को बढ़ाने के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है P = 1/f। पावर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को घटाना होगा, डेट मीन्स लेंस को थोड़ा मोटा होना पड़ेगा। और लेंस मोटा कैसे होगा, खुद ब खुद तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ कंट्रोल किया जाता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स हैं ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रहेंगे, रिलैक्स्ड मोड में नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रहेंगे। ये थोड़ा आपस में थोड़ा टाइट हो जाएगा और जैसे ही ये टाइट होगा तो इसे ढकेलेगा और ये जो हमारा आई लेंस है ये काफ़ी हद तक शेप में थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा नियर बाई है तो इसका इमेज हमारा यहाँ रेटिना पे बन गया। बशर्ते दोनों में अंतर यही है कि इस कंडीशन में हमारा लेंस जो होता है वो थोड़ा मोटा रहता है और इस कंडीशन में हमारा लेंस जो होता है वो पतला होता है। इस चीज़ को आप इस कंडीशन मतलब इस तरह से भी समझ सकते हो। आप यहाँ पे आप लिख लो लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/t। यही हमारा मतलब कि लेंस फार्मूला होता है। तो हम क्या पाएंगे कि ये हमारा जो इमेज डिस्टेंस है ये तो हमेशा बदलते रहेगा। ये क्या होते रहेगा, तो ये हमारा चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस हमारा चेंज रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चेंज होते रहेगा यू का वैल्यू, क्योंकि कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या पाएंगे कि ये जो इमेज डिस्टेंस ये तो हमारा फिक्स है, इमेज डिस्टेंस हमारा फिक्स है, क्योंकि रेटिना तो आगे पीछे होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है इस वेरिएबल को, ये जो हमारी वेरिएबिलिटी हो रही है LHS में, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए फोकल लेंथ को ही कभी ज़्यादा कभी कम होना पड़ेगा। ये हालांकि मैथमेटिकल बेसिस पे, अलजेब्रिकल बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या बोला गया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर पे रहता है, थोड़े दूर वाले कंडीशन में रहता है,
तो इस कंडीशन में हमारा जो सिलियरी मसल्स है वो काफ़ी रिलैक्स्ड मोड में रहता है ना। फोकल लेंथ हमारा इस लेंस का आई लेंस का ज़्यादा रहता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा नज़दीक है तो इसे ज़्यादा मोड़ने के लिए फोकल लेंथ को कम करना पड़ता है ना, पावर को बढ़ाना पड़ता है। डैट मीन्स सिलियरी मसल्स को बहुत ही टाइट रहना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रहना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज ऑफ विजन के बारे में। भाई रेंज ऑफ विजन क्या होता है, हम लोग कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। तो जो हमारा रेंज ऑफ विजन है, जो सबसे नज़दीक पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। यानी कि हम अपनी आँखों से, सपोज डैट यहाँ पे हमारी आँख है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, इस तरह से हमारा आँख यहाँ पे, तो हम अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर, सबसे नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख पाएंगे। हाँ, 25 सेंटीमीटर से नज़दीक आएगा तब भी देख पाएंगे, लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। और अगर दिखाई देगा भी थोड़े बहुत कंडीशन में, तो वो क्या रहेगा, हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही इजीली तौर पे थोड़ा अपने क्या बोला जाता है, कंफर्ट जोन में रहते हुए 25 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। मतलब सबसे नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा नज़दीक हुआ, यानी नियरेस्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। जो फार पॉइंट है, सबसे दूर कहाँ तक देख सकते हैं, तो सबसे दूर हम देख सकते हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कैसे, तो हम लोग सन देखते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, सन देखते हैं, स्टार देखते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या पाएंगे कि सन और स्टार कहाँ पे पाया जाएगा, इनफाइनाइट पे पाया जाएगा। तो सबसे जो नज़दीक पॉइंट है देखने का वो 25 सेंटीमीटर है, और दूर में कहाँ है तो हम इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। ये तो हम लोग अभी तक देखे एकोमोडेशन के बारे में, है ना, किस तरह से हमारा आई लेंस हमारा वर्क कर रहा है, इस बारे में हम देखें। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में एंड देयर करेक्टनेस के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा विजन है, डिफेक्ट ऑफ विजन है, वो है मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटनेस मतलब कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, है ना। मायोपिया में कोई भी आदमी जो होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से नहीं देख पाता है। हाँ, नज़दीक की चीज़ों को देख पाएगा। डेट मीन्स अगर वो बाइक चला रहा है तो उसे परेशानी होगी, लेकिन एक किताब को पढ़ने में एक मायोपिक पर्सन को, डेट मीन्स एक पर्सन जिसे मायोपिया हो गया है, वो उसे किताब पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो इसे हम लोग लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस बोल सकते हैं या फार साइटेडनेस बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या पाते हैं कि जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है वो नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता है और दूर की चीज़ों को बहुत ही आराम से देख सकता है। डेट मीन्स क्या हुआ, तो ये हम क्या पाएंगे कि वो किताब को तो अच्छे से भले ही नहीं पढ़ पाए, लेकिन या फिर क्लासरूम में बैठा हुआ है तो मतलब उसे परेशानी होगी बोर्ड की चीज़ों को पढ़ने में, और फिर इसके साथ साथ बाइक मतलब ड्राइव करने में भी उसे परेशानी होगी, क्योंकि वो दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से भली भांति वो नहीं देख पाएगा। तीसरा जो डिफेक्ट है वो हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, तो ये नॉर्मली तौर पे बुजुर्ग लोगों को होता है ना। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये जो स्पेसिफिक पर्सन है वो कुछ हद तक नज़दीक की भी चीज़ों को भी नहीं देख पाता है और एक रेंज के बाहर की भी चीज़ों को वो नहीं देख पाता है। तो यही हमारा थर्ड डिफेक्ट हमारा है, प्रेस बायोपिया। तो इन चीज़ों को हम लोग, इन बीमारियों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, मायोपिया। मायोपिया के बारे में अभी हम बताए थे कि क्या होता है, तो नज़दीक की चीज़ों की दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है हमारे मायोपिया में, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे क्या होता है, मतलब कि रीजन कुछ होते हैं, उन रीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहिए कि वो उसका जो फार पॉइंट रहेगा वो इनफाइनाइट नहीं रहेगा, है ना, इनफाइनाइट से नज़दीक की भी चीज़ें उसे दिखाई नहीं देंगी। तो मायोपिया होने के पीछे रीजन क्या है, तो सबसे पहला जो रीजन है वो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, यानी कि जो हमारा आई लेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर हो, है ना, बहुत ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर हो। डेट मीन्स उसका फोकल लेंथ कम हो गया हो, डेट मीन्स पावर बढ़ गया हो। तो जहाँ पे कट करना चाहिए, जहाँ पे इमेज बनना चाहिए उससे नज़दीक ही इमेज बन जाता है। खैर इस बात को हम लोग देखेंगे।
दूसरा क्या है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, अगर आई बॉल ही हमारा बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी पर्सन को, एक स्पेसिफिक पर्सन को हमारा मायोपिया नामक बीमारी हुआ रहेगा। चलिए इस बात को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा एक नॉर्मल आई है ना, नॉर्मल ह्यूमन बींग का यहाँ पे हमारा आँखें हैं, तो मतलब कि एक आँख, मतलब कि जो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग का रहता है हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब होता क्या है कि अगर मायोपिक पर्सन है तो उसे क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर पे है तो दूर पे है तो क्या होगा कि वहाँ से जो भी रेज आएंगे वो क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे। ठीक है, आपस में क्या है, हमारा जो भी रेज आ रहा है आपस में हमारा पैरेलल है। अब होता क्या है कि जिस पर्सन को मायोपिया हुआ है उसे क्या होगा, उसका जो आई लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो हो जाता है कम, जिसके कारण इसे कट करना चाहिए था यहाँ पे, है ना, कहाँ पे कट करना चाहिए था, यहाँ पे रेटिना पे कट होना चाहिए था ताकि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाए। यहाँ पे कट न हो करके ये क्या होगा, थोड़ा और नज़दीक में ही जहाँ पे विट्रस ह्यूमर नाम का लिक्विड पाया जाता है उसी रेंज में यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। चूँकि यहाँ पे तो किसी तरह का ऑप्टिक नर्व्स रहता नहीं है ना, यहाँ पे तो किसी तरह का कोई ऑप्टिक रहेगा नहीं जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जा पाएगा। डेट मीन्स पर्सन को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, दिखाई देती भी है तो बहुत ही धुंधली धुंधली दिखाई देती है। लेकिन वही मायोपिक पर्सन को अगर नज़दीक का ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हम क्या पाएंगे कि जो भी रेज रहते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं। चूँकि इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि कन्वर्ज करके जब जहाँ पे कट करता है यहाँ कहाँ पे रहेगा, तो ये रेटिना पे ही कट करेगा। डेट मीन्स नज़दीक की चीज़ें वो आराम से देख पाएगा, लेकिन दूर की चीज़ों को रेटिना पे कट नहीं करेगा। दूर के जो पैरेलल रेज रहेंगे उनको रेटिना पे कट नहीं करेगा, पहले ही कट कर देगा। तो इस कंडीशन में पर्सन को दिखाई नहीं देगा, बहुत ही धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा सा उसे ब्लर टाइप महसूस होगा, है ना। लेकिन जब नज़दीक की चीज़ें, जब किताबें वगैरह पढ़ने के लिए वो बैठेगा तो उस कंडीशन में उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सारी लिखावट बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे समझ में आएंगे, दिखाई देगी। ठीक है, अब इसे ठीक कैसे किया जाए, तो ठीक कैसे किया जाए, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि इस केस में जो कन्वर्जिंग पावर होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा आई लेंस, इसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा होता है तो हम करते क्या है कि ये जो रेज है, जो पैरेलल रेज आ रहा है, इसे हम थोड़ा सा डाइवर्ज कर देते हैं, है ना। ये जो जा रहा है पैरेलल में, इसे क्या कर दिए, डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है एयर के लिए, तो डाइवर्जिंग लेंस हमारा है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगाकर हम ये जो रेज आ रहे हैं आपस में पैरेलल, इसे हम क्या कर दिए, डाइवर्ज कर दिए। जैसे ही हम डाइवर्ज कर दिए तो अब हम क्या पाएंगे कि इन रेज को, चूँकि डाइवर्जिंग जो रेज होते हैं उनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से रेटिना पे ही कट करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी डाइवर्जिंग रेज हो गया, आप देख रहे हो कि ये डाइवर्जिंग रेज है। उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, ये रेज आपस में डाइवर्ज हो गया। तो चूंकि डाइवर्ज हो गया तो हम क्या पाएंगे कि ये आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरसेक्ट कर दे रहा है रेटिना पे, और जो मायोपिक पर्सन है उसे ऑब्जेक्ट दिखाई दे देगा। हाँ, अंतर क्या रहेगा कि एक्चुअल मायने में इसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। इस मायोपिक पर्सन की जो आंखें हैं उसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसे क्या दिखाई देगा, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज, है ना, उसका इमेज दिखाई देगा। कहाँ, ये इनफाइनाइट भी इमेज मतलब ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज इस पॉइंट एफ पे दिखाई देगा, यानी कंपैरेटिवली नज़दीक दिखाई देगा। कहने का मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट को चूंकि इसे नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती तो उसका इमेज नज़दीक में ही लाकर बना देता है कि ले भाई तू अब देख ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेट मीन्स अगर आपके फ्रेंड जोन में किसी को मायोपिया हुआ है जिसे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे दूर की चीज़ें अभी भी दिखाई नहीं देती है। चश्मा लगाने पे क्या होगा, स्पेक्टिकल्स लगाने पे क्या होगा कि दूर की चीज़ों का इमेज नज़दीक करके वो चश्मा दिखा देता है, वो लेंस दिखा देता है जो चश्मे में यूज हुआ है। ठीक है, ताकि वो पर्सन, वो स्पेसिफिक पर्सन या स्टूडेंट अच्छी तरह से चीज़ों को देख पाए, एनालाइज कर पाए। लेकिन हाँ, उस स्पेसिफिक पर्सन को ये नहीं पता चलेगा कि वो रियल मायने में ऑब्जेक्ट को ना देखकर वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के इमेज को वो देख रहा है। इस बात का आभास उसे नहीं होगा क्योंकि उसे इस चीज़ की आदत लग गई है। तो मायोपिया के पीछे क्या रीज़न है, तो पहला रीज़न तो ये है कि भाई इसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत नज़दीक में ये कन्वर्ज कर देता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी रीजन से ये जो हमारा आई बॉल है, ये जो हमारा आँख है, ये एलिप्टिकल हो जाए। कैसा हो जाए, थोड़ा एलिप्टिकल हो जाए। डेट मीन्स इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो होगा क्या, ये हो सकता है किसी एक्सीडेंट के रीजन से हो या बाय बर्थ भी ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या पाएगा कि अगर
ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये चाह कर भी रेटिना पे इमेज को नहीं बना पाता है। ठीक है, अब रेटिना पे इमेज पर मतलब कि रेटिना पे इमेज नहीं बना पाता है, जिस रीजन से क्या होगा यहाँ पे एज अ एक डाइवर्जिंग मिरर हमें यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में हम लोग किए थे। ठीक है, तो मायोपिया के पीछे दो रीजन, पहला इस ये जो हमारा आईबॉल है इसमें डिफेक्शन आना, डेट मीन्स आईबॉल क्या होगा, लंबा हो जाएगा उस कंडीशन में भी, या फिर जो हमारा आई लेंस है इसका कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में भी। तो हम लोगों ने देख लिया मायोपिया के बारे में क्या होता है। ठीक है, इसे हम कैसे करेक्ट करते हैं इस बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देख लो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अगर इन केस में भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा जो डिफेक्ट ऑफ आइज है वो हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हम क्या बात करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। ये क्या होता है, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस है, डेट मीन्स दूर की चीज़ें तो अच्छी तरह से दिखाई देंगी लेकिन इससे नज़दीक की चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है ना। यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान है वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर तक तो क्लियरली दिखता है, 25 है ना, 25 सेंटीमीटर सबसे फार मतलब नज़दीक वाला पॉइंट रहता है, और उससे हल्का सा दूर रहेगा तो भी वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे देगा। लेकिन जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है उससे नज़दीक की चीज़ें यानी मतलब कि बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर भी उसे दिखाई अच्छी तरीके से नहीं देगी, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो जो नंबर 1 रीजन है वह है लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है मायोपिया में क्या था, ज़्यादा हो गया था, और हाइपरमेट्रोपिया में वो जो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस है वो हमारा कम हो गया। दूसरा क्या है, ड्यू टू आई बीइंग टू शॉर्ट, उसमें क्या था कि आई थोड़ा लंबा हो गया था, इस कंडीशन में आई हमारा शॉर्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है, उस कंडीशन में भी हमारा हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। चलिए चीज़ों को और भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एनालाइज करके देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक हाइपरमेट्रोपिया वाले पर्सन का जो आँख है वो क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो नज़दीक है तो क्या होगा कि इससे जो भी रेज आ रही है आपस में डाइवर्जिंग रहेगी, चूँकि इसका लो कन्वर्जिंग पावर है ना, ये अच्छे से कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है, जितना इसे क्या बोला जाता है, जितना इसे जितने एंगल पे इसे कन्वर्ज करना चाहिए था उतने एंगल पे कन्वर्ज कर नहीं पाता है, जिसके रीजन से ये हमारा सपोज रेटिना है तो रेटिना पे ये जो रेज हैं आपस में कट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। हाँ, अगर इमेज का फॉर्मेशन बनता भी तो ये रेटिना के बहुत ही पीछे इमेज का फॉर्मेशन बनता है, लेकिन इसका कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे कोई ऑप्टिक नर्व्स तो हमारे हैं नहीं जिससे इस पर्सन को अच्छी तरीके से दिखाई दे। लेकिन अगर यही आँख के सामने अगर इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी थोड़ा सा क्या बोला जाता है दूर में ऑब्जेक्ट है, हल्का सा दूर में है, आई मीन इनफाइनाइट पे नहीं है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से दूर पे ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन में 25 सेंटीमीटर लेकर देखे थे, अगर 25 सेंटीमीटर से दूर पे ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे जो रेज रहेंगे आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे हमारे रेटिना पे। ठीक है ना, रेटिना पे इमेज कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये कन्वर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एंगल का वैल्यू कम भी रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि अगर 25 सेंटीमीटर से दूर है तो ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएगा, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर पे है जो हमें दिखना चाहिए अच्छे तरीके से वो ये पर्सन नहीं देख पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम मतलब कि सही कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर आँख का कम हो जा रहा है, कन्वर्जिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कन्वर्जिंग पावर अच्छा ही होता तो इस कंडीशन में भी कन्वर्ज करके यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना देता, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो चूंकि कन्वर्जिंग पावर कम हो रहा है तो क्या होगा, तो हम इसे एक कन्वर्जिंग लेंस के सामने हम फिट कर देंगे, है ना, चश्मे में फिट कर देंगे। तो ये रहा हमारा कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट है, अब नज़दीक में ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा, इस रेज को कन्वर्ज करके ओवरऑल जो इमेज रहेगा वो रेटिना पे बना देगा। जो पहले रेटिना पे यहाँ पे पीछे बन रहा था अब अच्छी तरह से कन्वर्ज करके यहाँ पे बन जाएगा, और जो मतलब जो पर्सन है उससे ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे पे इमेज बन रहा था तो धुंधला दिखाई देता, लेकिन अब उसे क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि एक्चुअल मायने में जो यहाँ पे आँख है
उसे एक्चुअल मायने में ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, एक्चुअली ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा, है ना। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे भले ही इसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 25 सेंटीमीटर से जब ज़्यादा दूर पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा था तो दिखाई दे रहा था। यही रीजन है कि इसका जो इमेज रहेगा वो फार देन 25 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे उसका इमेज बनेगा और पर्सन को दिखाई देगा। डेट मीन्स अगर कोई आपके फ्रेंड जोन में ऐसा है जो चश्मा लगाकर ही किताब पढ़ पाएगा तो ठीक है, तो एक्चुअल मायने में वो जो बुक के जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उसे रियल मायने में दिखाई नहीं देता है। रियल मायने में क्या होता है कि जो बुक्स के जो लेटर्स हैं वो थोड़ा सा उसका इमेज दूरी कुछ दूर पे जाकर दिखाई देता है, ठीक है ना, इमेज उसका दिखाई देता है, ठीक है। उसका क्या दिखाई देगा? हमारा इमेज दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इस बात का आभास उस स्पेसिफिक पर्सन को नहीं पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट को न देख के ऑब्जेक्ट के इमेज को दिखाई, मतलब कि उसे इमेज दिखलाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। कंडीशन क्या था, मतलब कि क्यों ये हाइपरमेट्रोपिया बीमारी होता है? तो ड्यू टू होता क्या है कि जो हमारा आई लेंस है, ठीक है ना, ये प्रॉपर वे में मतलब अच्छे से ये कन्वर्ज नहीं कर पाता है। पहला रीजन यानी कि लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ध्यान दीजिएगा, इसमें आई लेंस का कोई दोष नहीं होता है, सिलेरी मसल्स हमारा प्रॉपरली काम नहीं करता है तभी होता है। दूसरा, आई बॉल का छोटा होना। सपोज यहाँ पे हमारा रेटिना है, अगर मान के चलो रेटिना यहीं पे हो जाए तो उस कंडीशन में भी गड़बड़ हो सकती है। तीसरा हमारा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया नॉर्मली तौर पे ये बुजुर्ग लोगों को होता है, जिनका एज काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है, उन लोगों को प्रेस बायोपिया हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि सपोज ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा क्या है? आई लेंस है। तो हमें पता है कि आई लेंस में यहाँ पे हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ना, ये दोनों तरफ क्या है? हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमारे काम नहीं कर पाए अच्छे तरीके से तो होगा क्या कि एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ पे ये हमारा जो आई लेंस है ये फिक्स हो जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या हम पाएंगे कि चूंकि स्पेसिफिक फोकल लेंथ पे ये जब हमारा ये आई लेंस फिक्स हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या पाएंगे कि एक खास दूरी के मतलब एक खास पॉइंट के बाद दूरी पे भी पर्सन को नहीं दिखाई देगा और एक खास नज़दीक पॉइंट के बाद नज़दीक भी पर्सन को दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? डेट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। तो हम लोग करेंगे क्या कि नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, है ना, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए नीचे हमारा कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है और दूर की चीज़ों को देखने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। और इसलिए एक ही चश्मे में, है ना, दो लेंस फिट कर दिया जाता है। चूँकि दूर की चीज़ें हमें देखना रहता है तो सामने से देखना रहता है, तो ऊपर वाला हिस्सा में कॉनकेव लेंस, और नज़दीक की चीज़ें जैसे कि हमें किताब पढ़नी रहती है तो हम नीचे की ओर अपनी आंखों को करके देखते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए लगाया हुआ रहता है, ठीक है। एक और हमारा डिफेक्ट ऑफ आइज है, वह है हमारा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जिसे हिंदी में बोला जाता है मोतियाबिंद, जिसे हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाता है मोतियाबिंद, ठीक है। तो होता क्या है ना कि इस कंडीशन में जो हमारा आई लेंस है ये थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। आई लेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा धुंधला पड़ जाएगा, आप अपने फिगर में देख सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? थोड़ा जो आई लेंस है हमारा क्लाउडी टाइप हो जाएगा। तो क्लाउडी टाइप होने से क्या होगा कि इस पर्सन को थोड़ी सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका उपाय यह है, तो ये किसी चश्मे से ठीक नहीं होगा, ये जब भी मतलब ठीक होगा तो ये बाय ऑपरेशन ही ये ठीक हो पाएगा, ठीक है। अगर समय रहते अगर ऑपरेशन नहीं किया जाए तो आदमी परमानेंट बेसिस पे अंधा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को अगर कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, तो उस कंडीशन में हमें उसे जल्दी से जल्दी सर्जरी करवा देनी चाहिए ताकि इस खूबसूरत दुनिया को वो हमेशा के लिए देखते रहे। अब एक और कंडीशन हमारे दिमाग में एक और बात हमारे दिमाग में हमेशा आती रहती है कि वाई डू हैव टू आइज, है ना। एक आंख हम पर्सन को क्यों नहीं होता है? एक आंख भी दिखे रहेगा तो पर्सन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा, दो आंख ही क्यों, है ना। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीजन है? तो ध्यान दीजिएगा, एक आंख से इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है एंगल के बारे में। अगर हमारा एक आंख रहेगा तो हमारा जो एंगल का जो वाइडनेस है वो रहेगा 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री तक ही हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे। लेकिन अगर दो आंखें रहेंगी तो हम लोग जो हमारा जो ये विड्थनेस है, ठीक है ना, ये जो वाइड एंगल जो होता है ये लगभग 180 डिग्री तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? ये 180 डिग्री तक हो जाएगा और चीज़ों को हम और भी बेहतर तरीके से देख पाएंगे, एक
वाइड एंगल पे चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है। और दूसरा, जब हमारा एक आंख रहेगा तो जो भी हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है ये लगभग 2D होता है, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई का तो एहसास होगा लेकिन गहराई का एहसास नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर हमारी दोनों आंखें हैं तो दोनों आंखें अपना क्या करेगा, प्रॉपर इमेज बनाएगा और जो इमेज का पोजीशन होता है ये हमारे ब्रेन तक एक सटीक इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। जो पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा वो काफ़ी तक सटीक दिखाई पड़ेगा, है ना, जिससे चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से हम लोग एनालाइज कर पाते हैं। आप अपने क्लासरूम में बैठे बैठे, अपने रूम में बैठे बैठे इस चीज़ को देख सकते हो कि आप एक आंख बंद करके दो पेन के ये जो टिप पॉइंट है इन्हें आप मिलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि एक आंख से हमेशा 2D दिखाई देता है, 3 डायमेंशनल फिगर दिखाई नहीं देख पाएगा, आप गहराई का अनुमान नहीं ले पाओगे। तो आप देखोगे कि आप ये दोनों जो पॉइंट है नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप दोनों आंखों खोल के इन टिप्स को अगर मिलाने की कोशिश करो, दो पेन के टिप्स को, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप मिला सकते हो। ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये एक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए हमें 3D डायग्राम हमारे ब्रेन को चाहिए, और 3D डायग्राम तभी बनेगा जब दोनों आंखें क्या होगा, अपना अपना इमेज फॉर्मेशन बनाएगा, है ना, अपना अपना इमेज बनाएगा, और जो ब्रेन है ये हमारा डिसाइड करेगा कि हाँ भाई रियल मायने में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तभी जाकर वो और भी अच्छे तरीके से दिखाई देगा। जैसे अब ये रैबिट है, अब ये रैबिट का ये जो दोनों आंखें होती है वो थोड़ा साइड में होती है, जिस रीजन से इनके जो एंगल ऑफ विजन है वो 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ताकि चूंकि ये शिकार है, शिकारी नहीं, इस पे कोई भी झपट्टा मार सकता है, इसका शिकार कर सकता है, तो इस तरह से आंखों को इसे साइड में दिया गया है ताकि अपने शिकारी से ये बच सके। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, तो उन लोगों से ये बच सके। ठीक है। और जहाँ तक रही बात ये जो यहाँ पे जो इस तरह के जो प्रेडिएटर टाइप एनिमल है, इनकी आंखें सामने क्यों होती है? क्योंकि इन्हें शिकार करना होता है, इन्हें सामने देखना होता है कि सामने हमारा शिकार क्या है, किस स्पीड में है, किस पोजीशन पे है, तो ये बेहतर तरीके से शिकार कर पाए। लेकिन खरगोश हो गया, हिरन हो गए, इन सबों को क्या होना रहता है, इन सबको आगे तो देखना ही रहता है, साथ ही थोड़ा पीछे की ओर भी देखना रहता है ताकि अपने शिकारी से बच सके। और यह तो बस फोकस की जरूरत है, इसलिए इनकी जो आंखें हैं वो सामने की ओर रहती है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो ना तो कोई ताजमहल है, ना कोई इजिप्ट का पिरामिड है, और ना ही कोई हमारा गोवा का बीच है ना। सबसे जो खूबसूरत चीज़ होती है वो हमारी है आंखें, है ना। अगर आंखें हमारी नहीं रहेंगी तो दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ भी हम लोग देख नहीं पाएंगे। हमारे पास रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, बस मतलब अंधेरा ही अंधेरा रहेगा हमारी दुनिया में, और हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि गिफ्ट ऑफ विजन भगवान के द्वारा हमें दिया गया। लेकिन दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी अंधेरे की दुनिया में जी रहे हैं, अपने चीज मतलब कि वो इस रंग बिरंगे संसार को, इस खूबसूरत वर्ल्ड को वो लोग नहीं देख पाते हैं। तो हमें चलिए इसे मतलब हम लोग शुरू करते हैं आई डोनेशन के रूप में। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि अगर उन्हें किसी आँख कोई अगर उन्हें आँख डोनेट कर दे तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो होता क्या कि अगर कोई पर्सन आई डोनेट करता है तो उसके बाद मरने के बाद, ये आई डोनेशन मरने के बाद आपके फैमिली वाले जो भी आई डोनेट कर चुके हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड लोग ये बात जानते हैं कि हाँ भाई सामने वाला अपना आई डोनेट कर चुका है। तो ये आई डोनेशन वालों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो NGO हैं, उन्हें कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं। ठीक है, और 4 से 6 मतलब कि आवर्स के बीच में ये लोग आते हैं, और मतलब कि 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगता है, और वो लोग आंखें निकाल के चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मरने के बाद कोई भी आदमी अपना आंख लेकर कहीं पे जाने वाला है नहीं। चाहिए ये कि उसकी आंखों से कोई दूसरा आदमी इस खूबसूरत संसार को देख पाए। ठीक है, तो हर कोई आदमी किसी भी उम्र का अपने आंखों को मतलब डोनेट कर सकता है, दान में दे सकता है, अपने आई को डोनेट कर सकता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक पर्सन है जो अपने आंखों को डोनेट नहीं कर पाएंगे। वैसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ है वो नहीं कर पाएंगे, जिन्हें मतलब कि ये कर पाते हैं, डायबिटीज़ वाले, BP वाले और अस्थमा वाले, ये सब बीमारी वाले तो डोनेट कर पाएंगे। जो डोनेट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, तो वैसे लोग जिन्हें का कम्युनिकेबल डिजीज हो,
यानी फैलने वाला जिनका बीमारी हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाला जो बीमारी है, अगर वो बीमारी किसी को, तो वो लोग अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलरा, इन सब ये जो भी पर्सन को मतलब कि ये इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो आंखें डोनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी कोई भी उम्र का आदमी, चाहे हार्ट अटैक का बीमारी हो या BP का हो या अस्थमा का हो, ये लोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये लोग भी अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी होता है कि बहुत सारे कंडीशन में आंख तो आदमी डोनेट कर देता है, लेकिन किसी आदमी में अगर वो फिट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन आंखों पे रिसर्च किया जाता है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में रिसर्च किया जाएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे उन पे क्या करेंगे, थीसिस लिखेंगे, चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, मेडिकल रिसर्च में काम आएगा, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा, यानी हर मामले में उनका एक प्रॉपर वे में अच्छा यूज ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए हमारा बस इतना ही। तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब बात करने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर सपोज आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक्स्ट्रा क्वेरी के लिए अगर कोई और टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो एक्स्ट्रा क्वेरी के लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के थ्रू भी संपर्क कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल समय पे मिल जाए और जो नोट्स हैं वो भी आपको PDF के फॉर्म में आपको अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है S प्रकाश क्लासेस, आप उस चैनल को ज्वाइन करो। आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में, पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी इस ID पे मिल सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। Thank you so much. Stay home, stay safe. Thank you so much. God bless you all.